नमस्कार दर्शकों, हम हाजिर हैं। आज बात करेंगे कि कैसे बॉलीवुड की इज्जत तार तार हो रही है। ऐसा क्या हुआ है, किन बातों ने हमें ये कहने के लिए मजबूर कर दिया है कि बॉलीवुड का हाल अब बहुत बुरा है। क्यों हम कह रहे हैं कि बिना कहानी बिना स्क्रिप्ट के साइन करवाई थी हेरा फेरी 3। कैसे परेश रावल ने खोल दी सारी पोल पट्टी। इन सारी बातों पर हम बहुत डिटेल में बात करने जा रहे हैं। और भी कुछ बातों पर चर्चा होगी और आपको एक एक करके बताएंगे कि किस तरह से कहते हैं ना कि एक एक सीढ़ी नीचे उतरते हुए नीचे रसातल और पाताल की तरफ जाता जा रहा है बॉलीवुड। क्या गलतियां हैं जो दोहराई जा रही हैं बार बार, कौन सी गलतियां हो रही हैं, और इतना कुछ होने के बाद भी क्यों समझ में नहीं आ रहा है बॉलीवुड को कि हमें क्या नहीं करना है। तो इस पूरी बातचीत में हमारे साथ रहेंगे रवि जी। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद उज्जवल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस बातचीत में। हम इस बातचीत को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कर रहा हूं दर्शकों की, आप जहां से भी जुड़ रहे हैं अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चलता रहे कि हम किन किन शहरों तक पहुंच रहे हैं, कहां कहां हमारे दर्शक हैं। और क्योंकि आप लोगों से एक लंबा जुड़ाव हो चुका है तो ये जानने की हमेशा इच्छा रहती है कि आप लोग कहां कहां से जुड़ते हैं। तो आज की जो चर्चा है, अब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। रवि जी, आज दिन के वक्त हमारी चर्चा हो रही थी और आपने कहा कि जिस तरह से परेश रावल का मामला निकल कर आया है कि देखिए, पहले तो खबर आई कि हेरा फेरी 3 छोड़ दी है। पहले तो यकीन नहीं हुआ, पहले लगा कि शायद कोई पब्लिसिटी स्टंट होगा। फिर ये खबर जिस तरीके से निकल के बाहर आती रही कि साइनिंग अमाउंट लौटाया गया, फिर बाकायदा मुकदमा किया। अक्षय कुमार ने ये तक कहा कि बहुत सारे पैसे देकर उन्होंने राइट्स खरीदे थे, बड़ी उन्होंने सबसे बातचीत कर ली थी कि हम सब काम करेंगे, और उसके बाद फिर खबर आती है कि परेश रावल इसमें काम नहीं करेंगे। और ये खबर भी सोशल मीडिया पर लीक होती है। धीरे धीरे ये तमाम चीजें बाहर सामने आती हैं और अब ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि आखिर हेरा फेरी 3 को परेश रावल ने क्यों छोड़ा, वो क्या वजह थी, किस वजह से परेश रावल को लगा कि वो इस फिल्म में काम करना उनके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि फिल्म की कहानी उस वक्त तक तैयार नहीं थी। ये तक कहा गया कि झूठ बोल के उनसे एक आईपीएल का प्रोमो चलना है इसलिए साइन करा लिया गया, उनसे प्रोमो शूट करा लिया गया। तो तमाम बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आज भी बॉलीवुड में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बिना कहानी बिना स्क्रिप्ट के तैयार हो जाते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो बाकायदा फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, करोड़ों रुपए की प्लानिंग हो जाती है, लाखों रुपए की साइनिंग अमाउंट दे दिए जाते हैं, लेकिन एक अदद कहानी कहीं होती नहीं है। हम इस पूरे मामले को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये चर्चा हम बहुत दिनों से करते रहे, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है और इस बात को हमने बहुत कहा कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से हो रही हैं और इसको कहते हैं फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है हमारे देश की जनता को। देखिए, हम यहाँ पे इसलिए आप लोगों के लिए भी बात करें कि आपको ग्रांटेड लेने की बात है और अब हमें समझना होगा कि क्या क्या बात है। जी, आप रवि जी कैसे देखते हैं? जी जी, देखिए, एक बार फिर से ये बात सामने आ गई है कि बॉलीवुड कितने नॉन सीरियस तरीके से काम करता है। बॉलीवुड फिल्में नहीं बनाता है, बॉलीवुड प्रोजेक्ट बनाता है। ये जो कार्यशैली है उसकी, जो पूरी अक्षय और प्रियदर्शन और परेश के मामले में निकल कर आई है, इससे पता चल रहा है फिल्में नहीं बनाते, ये प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक फिल्म थी, उसके सीक्वल्स के लिए हमने राइट्स खरीद लिए हैं, उसको हम बनाएंगे, ना आपकी स्क्रिप्ट तैयार है, ना आपके पास कोई प्लानिंग है, आपके कागज पर भी कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ ये है कि मौका है, आईपीएल फाइनल होने वाला है, करोड़ों लोग देखेंगे उसको, उस वक्त अनाउंस कर दो फिल्म, उस वक्त टीजर चला दो। हवा में लठ चलाना है, कुछ नहीं, मतलब सब होता रहेगा। उनको पता है फिल्म तो बननी है पैसे से, आपको कोई भी चीज उसमें नहीं चाहिए कि आपके पास स्क्रिप्ट है नहीं है, या फिर आपके एक्टर्स आपके बाकी जो हैं वो तैयार हैं कि नहीं है। ये सारी चीजें जो पूरी तरह से वही बता रहा है जो बार बार हम लोग कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट बनाता है बॉलीवुड। बॉलीवुड जो है वो फिल्में नहीं बनाता है। तो वो जो नॉन सीरियस या गैर पेशेवर अंदाज जो है वो यहाँ निकला है। और गैर पेशेवर आप उसको पारिभाषिक ढंग से कहेंगे, पैसा तो लगा ही है भाई। अगर परेश रावल को 11 लाख रुपए का अमाउंट दिया गया है, साइनिंग अमाउंट, और उसके उसी के दरअसल सारा विवाद जो है वो वहीं से शुरू हुआ, पैसे के आसपास, कि आपको 11 लाख दिया है, आपको साइन कर लिया है, आपके ऊपर 25 करोड़ रुपए का दावा ठोका गया है क्योंकि भाई आपके फिल्म से निकल जाने से हमारी प्लानिंग ध्वस्त हो गई या हमको उतना नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। परेश के वकील का जो आज बयान आया है कि भाई जिस स्थिति में आप है, ना आपके पास कहानी है, ना स्क्रिप्ट है, ना आपने
कागज पे कुछ डिटेलिंग उसकी दी है और आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ रुपए का हर्जाना दे दीजिए। भाई वो 25 करोड़ रुपए का हर्जाना किस बात का है? क्या है आपके पास ऑन पेपर? क्या है प्लानिंग? क्या आपने इसे उन्होंने कहा कि भाई गुड फेथ में जो है वो जो प्रोमो शूट कराया है, जो भी शूट कराया होगा कि अरे पुरानी दोस्ती है, कर लेते हैं फटाफट। स्वाभाविक है, भले ही परेश ने कहा कि भाई अक्षय कुमार मेरे दोस्त नहीं है, लेकिन ठीक है, देखिए इतना रेपो बन जाता है जब आप 15-20 फिल्में साथ में कर रहे हैं, 2-2.5 दशक से एक ही इंडस्ट्री में है, मिलना जुलना है, संबंध है, तो इतना तो कोई भी करेगा ही जितना परेश ने किया। लेकिन बिल्कुल से इस पूरे मामले में अभी तक जो है परेश रावल का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है। अक्षय कुमार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियली चीजें सामने नहीं आई, जो कुछ भी चल रहा है वो वकीलों के ही थ्रू चल रहा है। परेश ने जरूर पर्सनली मतलब ट्वीट किए हैं इस मामले में, और सुनील शेट्टी ने इंटरव्यू दिए हैं, प्रियदर्शन का मीडिया में जो है बातचीत आई है, लेकिन अक्षय कुमार जो कि इस हेरा फेरी 3 के मेन प्रोड्यूसर बताए जा रहे थे, उनकी तरफ से अभी कुछ भी नहीं आया है। तो मुझे लगता है आएगा तो चीजें और खुलेंगी, और मुझे लगता है हाल फिलहाल के वर्षों में, बल्कि कुछ पिछले दशकों में, इस तरह का कोई झगड़ा बॉलीवुड में अभी तक तो सामने नहीं आया है। स्क्रिप्ट की चोरी, स्क्रिप्ट को लेके खींचतान, ये फिल्म मैं बनाऊंगा या उसी सब्जेक्ट पर दूसरा प्रोजेक्ट या फिल्म बन रही है, वो सारा आता रहा है। लेकिन एक फिल्म को लेकर दो कलाकार इस तरह से भिड़ जाएं, एक फिल्म से हट जाए और दूसरा कहे कि मैं तो प्रोड्यूसर हूं, फिर अब तुमको हर्जाना देना पड़ेगा, ये काफी अलग तरह का मामला है, और मुझे लगता है इसमें भी और बहुत सारी परतें खुलनी बाकी है। देखिए मैं इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहा हूं कि अक्षय कुमार जब लॉन्च हुए थे, मुझे याद है 1991 के आसपास की बात है। अगर हम 10 साल वो काउंट करें और ये 25 साल, लगभग 35 साल हो गए। बिल्कुल। अक्षय कुमार 35 साल से फिल्म इंडस्ट्री में है, और परेश रावल का करियर तो उससे भी पुराना है, क्योंकि वो रंगमंच से शुरू हुए थे, गुजराती रंगमंच से। तो एक 35 साल के अनुभव रखने वाला एक सो कॉल्ड स्टार, जो इंडिया का हाईएस्ट टैक्स पेयर भी रहा है फिल्म इंडस्ट्री से, वो अपने करियर की इतनी बड़ी हिट फिल्म का तीसरा हिस्सा प्लान करता है, तीसरा सीक्वल प्लान करता है, और उसके पास कहानी नहीं है। वो उसके मेन कैरेक्टर को अप्रोच करता है और यारी दोस्ती के बहाने उससे वो कहता है कि एक प्रोमो शूट कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्रिकेट का इवेंट हो रहा है, हमें उसमें दिखाना है। उसके पास कुछ भी तैयारी नहीं है, और वो इतना भी आश्वस्त नहीं कर सकता है कि पिक्चर जब बनेगी तो देश में एक तहलका मचा देगी, इसलिए वो ये कहता है कि पिक्चर रिलीज होने के मैं 1 महीने बाद आपको पैसा दूंगा। तो आप ये देखिए कि तमाम बातें बताती हैं कि इनकी चूलें पूरी तरीके से हिली हुई हैं, ये कांप रहे हैं, ये पूरी तरह से डरे हुए हैं, और इन्हें अब खुद पर ही भरोसा नहीं है। यानी कहानी और स्क्रिप्ट तैयार नहीं है। वही बात जो हम लोग करते रहे कि अब प्रोजेक्ट प्लान होते हैं कि अक्षय और टाइगर को साथ में लाते हैं, एक पुरानी फिल्म बड़े छोटी का टाइटल लेते हैं, और हम फला फला से अब्बास जफर से डायरेक्ट कराते हैं, और ये जो है बहुत तमाम बढ़िया फिल्म बन जाएगी। तो ये लोग कितना हल्के में ले रहे हैं इस देश की जनता को, उस जनता को जो आज वर्ल्ड सिनेमा देख रही है, उस जनता को जो आज दुनिया भर में घूम घूम कर, हमारे देश के लोग बाहर भी जाते हैं, अपने देश में बैठकर तो देखते ही है सिनेमा, लेकिन हमारे देश के लोग बाहर भी जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर देश से बाहर फैले हुई कोई देश के लोग हैं तो चाइना और भारत के लोग हैं। तो हमारा एक्सपोजर बहुत बड़ा है। इतने बड़े एक्सपोजर वाले देश के 140 करोड़ दर्शकों को आप सोचते हैं कि आप ये हेरा फेरी 3 का एक नाम देंगे, 3 लोग साथ में खड़े होकर फोटो खिंचाएंगे, और हम आप पर ये यकीन कर लेंगे कि आप हमें कुछ भी बेवकूफी का सिनेमा बनाकर दिखा देंगे और हम उसको देखने चले आएंगे। तो यहाँ जो हम आज बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं इस देश की जनता के लिए, इस देश के दर्शकों के लिए, जिनका पूरा हक बनता है, जिनकी वजह से बॉलीवुड है, जिनकी वजह से हिंदी फिल्म उद्योग चल रहा है, क्योंकि वो देखते हैं, उन्होंने प्यार दिया है। और आप अगर हमारे दर्शकों को इतने बड़े धोखे में रखते हैं, इतनी तरह से आप उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो ऐसे में आपसे सवाल तो होंगे। और 25 करोड़ इस बात का आपको हर जाना चाहिए कि आपने ख्वाब देख लिया था लेटे लेटे, और आपको लग रहा था वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो ख्वाब अब पूरा नहीं होता दिख रहा है आपको, क्योंकि आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कोई नई और बड़ी और अच्छी फिल्म इससे प्लान कर पाए। क्योंकि आपकी जो एक 25 साल पहले पिक्चर हिट हो गई थी, आप उसका सीक्वल बनाकर आप अभी का अपना करियर चलाना चाहते हैं। मतलब आप फिर वही है जो गुटखा बेचते हैं, फिर गुटखा बेच के फिर माफी मांगते हैं, और फिर
वो करार जब तक चलता है, आपने 1 साल का किया था, वो चलता ही रहता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अक्षय कुमार की बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अक्षय कुमार का जो उनको कनाडा कुमार कहा जाता था, फिर कैसे वो कनाडा के नागरिक हो गए थे, कैसे जब लोगों ने सुनाया तो भारत के नागरिक हो गए, और भारत के नागरिक होने से पहले उन्होंने बता दिया था कि भारतीय पासपोर्ट की वैल्यू क्या है। फिर वो गुटखा भी बेचने लगे थे, ये कहते कहते कि सुबह जल्दी उठा करो और फिटनेस फ्रीक होना बहुत अच्छी बात है, मैं खुद फिटनेस फ्रीक हूँ। उसके बाद उन्होंने खुद गुटखा बेचा, उसके बाद माफी मांगी, उसके बाद हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट लेकर आए जिसमें आपके पास कहानी नहीं थी, स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था। आप एक इतने सीनियर एक्टर को लेकर आए और आपने पूरे देश के सामने अपनी थू-थू करा ली। यानी हमारे देश में 35 साल से फिल्म इंडस्ट्री में सो कॉल्ड हीरो बनकर आ रहा एक एक्टर ऐसा भी है जो 35 साल के करियर के बाद एक ऐसी पिक्चर प्लान करता है जिसकी उसके पास न कहानी है, न स्क्रिप्ट है, उसके पास 4 फोन करके लोगों को जुटा लिया, वो शूट कर लिया, उसकी कोई तैयारी नहीं थी, और वो अपने मेन एक्टर को भी फिल्म रिलीज होने के 1 साल बाद पूरा पैसा देने वाला था। 15 करोड़ रुपए थी परेश रावल की, तो उसका 10% होता है 1.5 करोड़ और उसका 1% होता है 15 लाख। यानी ये परेश रावल को उनकी कुल फीस के 1% से भी कम में काम करा के पिक्चर रिलीज के 1 महीने बाद पैसा देने वाले थे। ये इनकी तैयारी है, और ये है हाईएस्ट पेड एक्टर इंडिया के। ये अक्षय कुमार है जो खुद को कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो, हमें अपनी फिटनेस पे, सेहत पे ध्यान देने की जरूरत है। फिर कुछ पैसों के चक्कर में आकर ये गुटखे का प्रमोशन करते हैं, फिर बाद में आकर माफी भी मांग लेते हैं। आपने साहब देश की जनता को समझ के रखा है? अक्षय कुमार जी, आपने क्या समझ रखा है इस देश की जनता? मतलब सारी अक्ल क्या सिर्फ आपके पास है, या अक्ल पे आपका कोई कॉपीराइट है कि वो सिर्फ आपकी होगी? और कॉपीराइट पे मुझे याद आ रहा है कि आपने जो नाडियाडवाला से राइट्स लिए, आज तो परेश रावल का ये भी कहना है कि परेश रावल के पास 29 मार्च को एक नोटिस भी आया था फिरोज नाडियाडवाला की तरफ से। यानी आपने क्या पूरी तरीके से राइट्स लिए भी नहीं थे? ये तमाम बातें ये हमारा देश देख रहा है। आपको 35 साल से अगर आपको हमने कुछ सालों तक हाईएस्ट पेड एक्टर बनाया है, तो इस देश की जनता का बहुत बड़ा योगदान है आपके करियर में, और आपकी जवाबदेही बनती है। आप ये बताइए कि क्या आप इतने गैर जिम्मेदार हैं? और इतने सारे लोग इंडस्ट्री में अगर आना चाहते हैं, इतने सारे लोग फिल्मों में काम करना चाहते हैं, तो कम से कम एक जज्बा उनके अंदर ये तो हो कि वो कहानी अपनी रखें, उस कहानी से कन्विंस हो, कहें कि हाँ हमारे पास ये चीज है जो हम आपके सामने रखेंगे, आप उसको नकार नहीं पाएंगे। ऐसे में अक्षय कुमार जी, अब आपसे उम्मीद क्या की जाए? 35 साल फिल्मों में देने के बाद आप इतना भी नहीं सीख और जान पाए हैं कि एक पिक्चर जब आपको लॉन्च करनी होती है तो उसकी कहानी नाम की एक चीज होती है, एक स्क्रिप्ट नाम की चीज होती है जो आपको तैयार रखनी होती है। और आपकी इंडस्ट्री का सीनियर एक्टर आपकी पिक्चर को इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि आपके पास कहानी नहीं थी, स्क्रिप्ट नहीं थी, और आप उसे पैसे भी फिल्म की रिलीज के 1 महीने बाद देने वाले थे। उससे 1% से भी कम फीस में काम कराना चाहते थे, और उस शख्स ने साइन भी कर ली थी। न जाने क्या मजबूरी थी। दोस्तों, ये जो पूरी तस्वीर है, ये एक और तस्वीर दिखाती है आपको कि फिल्म इंडस्ट्री कितनी खोखली है पैसों के मामले में भी। जो लोग कहते हैं ना, एक बड़ी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा परसेप्शन है, अरे फिल्म इंडस्ट्री में वो बहुत पैसा है। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, यूट्यूबर्स हैं तो बहुत पैसा है। अब यूट्यूबर्स के पास कितना पैसा आजकल हमारे देश की एक एजेंसी है जो लोगों से बहुत सारे पैसे वसूल रही है सिर्फ इसलिए कि आपने हमारा फुटेज यूज कर लिया। तो तमाम चीजें देखिए, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये बहुत सारे लोगों की कलई खोलकर भी रखता है। तो परेश रावल अक्षय कुमार की लड़ाई में फिल्म इंडस्ट्री की कलई पूरी तरह खुल गई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बॉलीवुड की इज्जत हुई तार तार। बोरी का एक चावल पूरा हाल बता देता है। रवि जी, क्या आप भी इसी तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को जैसे मैं देख रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि इस एक मामले में जो आपने कहा ना, एक चावल से पूरा हंडी का हाल पता चल जाता है, इससे पूरी इंडस्ट्री का खोखलापन समझ में आ रहा है। आप देखिए कि कितने खोखले हैं, बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं मंच पे आके कि मतलब हमने कितनी मेहनत से फिल्म बनाई है, कितना काम किया है। और कभी कोई नया आदमी इनके पास चला जाए, कोई नया राइटर बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए, ये स्क्रिप्ट लेके आओ, वो स्क्रिप्ट लेके आओ, बॉन्डेड स्क्रिप्ट चाहिए। अक्षय कुमार और इनके जैसे एक्टर कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बॉन्डेड स्क्रिप्ट। अक्षय कुमार कहते हैं मैं स्क्रिप्ट के अलावा तो कुछ पढ़ता ही नहीं हूं, मतलब। और इतने सारे लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं। ये हाल है। सच्चाई यही है कि जब कलई खुली तो पता चला कि आपके पास अपनी ही फिल्म जिसको आप प्रोड्यूस करना चाहते थे, उसकी स्क्रिप्ट नहीं है। दरअसल स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये उस लेवल पे है, जब हेरा फेरी 3 जैसी फिल्म को ये प्लान करते हैं तो स्क्रिप्ट नहीं है। उनको यही है कि कोई बात नहीं, हमने तो सेटअप बना लिया, 3 एक्टर हम हैं, डायरेक्टर है और एक ब्रांड है, इसके बाद हमको कुछ चाहिए ही नहीं। हम तो
कैमरे के सामने खड़े होकर कुछ भी उछलकूद कर देंगे, कुछ भी बकवास कर देंगे। इस देश की जनता जो है बड़ी भोली है, लेकिन ऐसा है नहीं। जनता जो है बहुत समझदार है, और अक्षय कुमार को पिछले 4-5 साल में जो जमीन दिखाई है, अभी भी उनके समझ में नहीं आ रहा है। उनको अभी भी लग रहा है कि नहीं, मैं जमीन से ऊपर ही उठा हुआ हूं और किसी की पकड़ में नहीं हूं, कोई समझ नहीं पाएगा, और मैं जैसा चाहूंगा ब्रांड के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना दूंगा। और वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो मामला, जो वाकई जो परेश ने कहा है कि न सिर्फ उनको नोटिस गया, उन्होंने कहा है कि भाई ये पूरी टीम को नोटिस गया है, अक्षय और सुनील शेट्टी और प्रियदर्शन, और उसमें कहा गया है कि आप, क्योंकि ये अपने आप में ब्रांड है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो ना आप इसके किसी कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उस नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर अक्षय कुमार ने खरीदा क्या? अगर आपने उस फिल्म के राइट्स खरीदे तो खरीदा क्या? अगर आप हेरा फेरी टाइटल यूज नहीं कर पाएंगे, अगर आप उसके किरदारों का नाम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप क्या बनाएंगे? मतलब क्या ये सिर्फ हवा हवा में कोई चीज चल रही थी? क्या इसके बहाने कुछ ऐसा था कि हमने एक, क्योंकि जो प्रोजेक्ट खड़ा करके हमने एक प्रोजेक्ट खड़ा कर लिया है, अब हमने एक टीजर एक बना लिया है और आईपीएल में करोड़ों लोगों को दिखा दिया है, तो इस देश में ऊपर का माला जिनका खाली है, ऐसे बहुत सारे पैसे वाले हैं कि वो आ जाएंगे कि भाई साहब लो हमारा भी थोड़ा सा लगा दो, हमको भी रिटर्न चाहिए इसमें। क्या वो अक्षय कुमार के नाम पर आएंगे? क्या इस बात का इंतजार हो रहा था? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत चलता है, जब प्रोजेक्ट बनते हैं तो ये सारी चीजें चलती है, अरे अनाउंस तो कर दो। ऐसी बहुत सारी फिल्में अनाउंस होती रहती हैं, और फिर प्रोड्यूसर उसके बाद इंतजार में रहता है कि अब कौन पैसा लगाने आएगा, कौन सूटकेस में भर के मुंबई से बाहर से लेकर आएगा, और उसके बाद फिर वो यहां से पैदल जाएगा खाली सूटकेस में और बनियान में, चप्पलें घसीटता हुआ। ये सारा कुछ इसी इंडस्ट्री में कहा जाता है। क्या ऐसे ही लोगों का इंतजार हो रहा था? ये वाकई इस तरह से काम करती इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग खूब अच्छे से इस बात को जानते हैं। और आप सोचिए, जैसे आपने कहा कि अक्षय कुमार एज अ प्रोड्यूसर परेश रावल से 1% से भी कम फीस देकर पूरी फिल्म करा लेना चाहते थे, और कह रहे थे कि एक रिलीज के 1 महीने बाद पैसा दूंगा। तो आप सोचिए ये नए लोगों के साथ क्या करते होंगे, जो लोग जमे हुए नहीं है, उन मान वो भी बात है। तो सोचिए, जब परेश जैसे एक्टर जो कि 40 साल से एक्टिंग कर रहे हैं और मजे हुए हैं, सांसद रह चुके हैं, जब उनके साथ ये चीज हो सकती, तो सोचिए जो एस्टेब्लिश नहीं है, जो नए नवेले हैं, उनके साथ क्या होता। आपने उसकी बात की अभी एक फिल्म की, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार वाली जो फिल्म आई थी, जिसको लेकर बहुत बवाल। हाँ बिल्कुल, छोटे मियाँ बड़े मियाँ। उसी के एक कलाकार ने अभी पिछले हफ्ते एक और पोस्ट लिखा है, प्रोडक्शन हाउस से कहा है कि भाई मेरे 3 लाख रुपए दे दो यार। आप सोचिए, मतलब करोड़ों की फीस आप दे रहे हैं अक्षय कुमार को भी। हालांकि ये भी आया था कि भाई अक्षय ने भी उसके लिए पूरी फीस नहीं ली, जो भी है, लेकिन आप सोचिए, मैं वही कह रहा हूं, जब परेश जैसे एक्टर के साथ ये किया जा सकता है, तो वो नए एक्टर्स का क्या है जिनसे आप काम करा ले रहे हैं, जो छोटे छोटे रोल कर रहे हैं, जो थोड़े थोड़े पैसे में किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं कि वो अपना सर्वाइवल कर लें यहाँ पर, और किसी तरह से उनका भी परिवार होगा, ऐसा नहीं कि वो अकेले ही होंगे, और वो यहाँ सपने लेकर आए हैं। तो अक्षय कुमार ने एक सपना जो लेटे लेटे देखा है कि मैं हेरा फेरी 3 बना दूंगा। उन छोटे छोटे कलाकारों के सपनों का, उन राइटर्स के सपनों का, उन डायरेक्टर्स के सपनों का क्या होता होगा? मतलब तो ये बहुत ही खोखलापन जो है ये निकल के सामने आ गया है। और ये सिर्फ अक्षय नहीं है, बात वही है, अंडी के एक चावल का हाल है, हर जगह यही स्थिति है। स्क्रिप्टें धूल खा रही हैं, इनको स्क्रिप्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। इनको दुनिया की सबसे महान कहानी दे दीजिए, दुनिया की सबसे महान स्क्रिप्ट दे दीजिए, कि उसको कचरे में डाल देंगे। क्यों? कि भाई हमारे ब्रांड को सूट नहीं करती है, और इनका ब्रांड क्या है? वो जो पब्लिक ने बनाया है, और पब्लिक ही उतार रही है बढ़िया से। तो इनको अब समझ जाना चाहिए। पर इस मामले, ये बहुत हास्यास्पद हो चुका है मामला, और मैं वेट कर रहा हूं कि इसमें और भी चीजें खुलने वाली है। मुझे लगता है हमें काफी बातें करने का मौका मिलेगा आगे भी इस मामले में। हम हेरा फेरी 3 पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इस बातचीत को करते करते मुझे एक वाकया ध्यान आ गया, जो मुझे मेरे किसी परिचित ने सुनाया है। ये जनाब भारतीय हैं और लंदन में रहते हैं। इनका एक बेटा है जो वहां पे ठीक ठाक एक्टिंग करता है, बच्चा है, और थिएटर में काफी अच्छा काम कर रहा है। तो उन्हें कहीं से खबर हुई कि रितेश देशमुख की एक फिल्म की शूटिंग होनी है लंदन में, और उन्हें एक बाल कलाकार चाहिए जो कि लोकल हो।
तो उन्होंने भी अपना ऑडिशन टेप भिजवा दिया, बच्चा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद ये वहां पहुंचे सेट पर, तो इनको भाई थोड़ी बहुत उम्मीद तो रहती है कि भाई काम करवाएंगे बच्चे का, 8 घंटे दिन में काम होगा तो कुछ तो देंगे, कम से कम आना जाना तो देंगे। तो वहां हाल ये रहा कि एटीट्यूड उनका ये था कि आने जाने का खर्चा तो नहीं देंगे और पारिश्रमिक भी नहीं देंगे, बल्कि उल्टा वो ये पूछने लगे कि आप क्या ऑफर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि हमको ऑफर करने के लिए हम तो अपना, इनको यहाँ छोड़ने आने के लिए हमें तो अपने दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ेगी, हम तो अपने काम का हर्जा करके आएंगे, चलिए तब भी आप बच्चे को चांस देने कम से कम कन्वेंस दे दीजिए, कन्वेंस न भी दें कम से कम कुछ मांगिए तो नहीं। तो ये विदेशों में जाके भीख मांगते हैं, बॉलीवुड विदेशों में भीख मांगता है कि हमें आप पैसा दे दीजिए। और ऐसे तो बहुत सारे किस्से हमने ऑस्ट्रेलिया से भी कवर किए हैं, जहां पर बड़ी बड़ी फिल्में, चक दे जैसी फिल्म में भी इन्होंने एक केस कर दिया था वहां पे, बाकायदा वो केस वहां के रिकॉर्ड में है, जहां इन्होंने रेसिज्म के इल्जाम लगा दिए थे और बाकायदा वहां से पैसा वसूल करके आए थे। तो ये लोग काफी अपनी इंटरनेशनली बहुत ही हालत खराब करके आते हैं। चलिए वापस लौटते हैं हेरा फेरी 3 पर। हेरा फेरी 3 जैसी बड़ी फिल्म आप, क्योंकि देखिए एक और यहाँ पर बात हमें समझनी होगी कि अक्षय कुमार चाहते तो कोई दूसरी फिल्म भी प्लान कर सकते थे, क्योंकि ख्वाब ही तो देखना था, हेरा फेरी 3 में जैसे ख्वाब देखा था कोई और ख्वाब देख लेते, लेकिन उनको ये भी सुनिश्चित करना था कि हेरा फेरी 3 अगर हम अनाउंस करते हैं तो लोगों को हम अच्छा झांसा दे सकते हैं। ये वही झांसा होगा जो आज से 25 साल पहले हेरा फेरी जब आई थी, तो लोग उसी जोश से, उसी जुनून से, उसी तरह से उस फिल्म को देखने आएंगे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने देश के साथ भी, देश की जनता के साथ भी धोखा करने की कोशिश की, जो पहले गुटके के ऐड के वक्त किया था, जिसमें आपने पहले अपनी इमेज ऐसी बनाई कि आप बहुत ही फिटनेस फ्रीक हैं, और उसके बाद फिर आपने ये शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक बात यह है कि देश की जनता के सामने अक्षय कुमार को एक संबोधन देना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं बड़े देश के जागरूक नागरिक हैं। समय समय पर उनके, हम सिनेमा में तो बड़ा अच्छा लंबा ऐड उनका चला करता था, जिसकी बाद में मजाक भी बननी शुरू हो गई, फिर वो ऐड हटाना पड़ा। तो इनको एक राष्ट्र के नाम संबोधन भी देना चाहिए कि भाई पूरा मामला हुआ क्या है, क्योंकि लोग अगर इनसे आस उम्मीद लगा के बैठते हैं कि ये कुछ अच्छी फिल्म बनाएंगे, अच्छा काम करेंगे, भाई 3.5 दशक आपने दिए अपने जीवन के, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा आपने लंबा वक्त दिया है। तो ऐसे में अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या आपने ये किया जानबूझ के किया, गलती से हो गया, कुछ और सोचा था, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में मीडिया के सामने आकर तभी तो बात होगी ना। आज नहीं होगी, 6 महीने बाद होगी। अब 6 महीने बाद या तो ये स्थिति होगी कि हेरा फेरी 3 बन रही है, या ये स्थिति होगी कि नहीं बन रही है। दोनों ही स्थिति में इन्हें आकर बात तो करनी पड़ेगी। ये लीपापोती करेंगे, मैं आपको बताऊं, जो इनकी आदत है, क्योंकि एक तो बॉलीवुड का मीडिया तो वैसे कुछ बचा नहीं है, आपको पता है, और हम खूब अच्छे से जानते हैं कि किसी भी पत्रकार में वो हिम्मत नहीं है कि वो खड़ा होकर अक्षय कुमार से इस बारे में मंच पर सवाल कर ले जब वो स्टेज पे खड़े। इनके पीआर की टीम रहेगी, हमें पता है वो कैसी है, पहले ही सवाल ले लिए जाएंगे, और सवाल ले ही नहीं जाएंगे, वो जो मंच पर एक विदूषक जैसा जो एंकर ये खड़ा कर देते हैं अक्सर, ये उसी विदूषक को कहेंगे भैया तू ही पूछ, और उसके बाद अगर कुछ पूछे भी जाएंगे 2-5 सवाल खाना पूर्ति के लिए, तो वो पहले वाले वो प्रायोजित टाइप के होंगे, और कहीं भूले भटके किसी ने इस तरह का सवाल पूछ भी लिया बीच में अचानक आके, तो अक्षय कुमार का एक अंदाज है, वो तू तड़ाक पे उतर आते हैं, और वो तू तड़ाक वाला एक जवाब देके, तो दिल्ली का लॉकडाउन टाइप की जो बातें ये लोग करते हैं अक्षय और शाहरुख जो है, वो उस तरह की बात करके कट लेंगे वहां से। तो आप तो मानिए मत कि ये इसका कुछ होने जा रहा है, इसका कोई प्रॉपर सवाल का वो जवाब देंगे। आज मैं कहीं तो भाई पढ़ रहा था, ये जो हेरा फेरी का पूरा मामला है, ये गोलमाल में बदल गया है, कि अब ये गोलमाल शुरू हो गया है इसमें। तो ये जो गोलमाल चल रहा है, ये वो गोलमाल लीपापोती इसी टाइप की चीजें, क्योंकि अगर ये इतने जिम्मेदार होते ना, तो इस तरह की बात ही कभी सामने नहीं आती। ये मामला बहुत अंदर थी, ये अपने आप या तो सेटल कर लेते, या फिर परेश जैसे एक्टर को इस तरह की गंदगी में नहीं घसीटते। शुरुआत इन्हीं की तरफ से हुई जो सारा मामला है। और परेश बहुत सीनियर एक्टर है, और देखिए वो रंगमंच से आते हैं, वो बहुत मतलब पढ़े लिखे भी हैं, उनकी सेंसिबिलिटी बहुत अलग तरह की है। वो अक्षय कुमार स्टाइल गुटखा बेचने वाला मामला उनका नहीं है, नहीं है। हाँ। तो है ना, तो वो सब तो आपको कलाकार ठीक है, पर्दे पर चाहे वो कॉमेडी करता हो, विलन बनता हो, या वो हीरो बनता हो, उसकी एक पर्सनल सेंसिबिलिटी होती है, और वो परेश को हम लोग भी देख रहे हैं, वो सब देखते हैं, और अक्षय कुमार को भी देख रहे हैं, किसके कितने दोहरे मापदंड हैं ये सब जानते हैं। सबको पब्लिक लाइफ दिखाई देती है आपकी,
आप क्या काम कर रहे हैं, आप बर्ताव कैसा कर रहे हैं, आप पब्लिक लाइफ में कैसे हैं, मंच पे खड़े होके क्या भाषण देते हैं, सबको दिखता है, सबको समझता है। तो इस मामले में जो आप लिख रहे हैं कि परेश रावल ने इनकी पोल पट्टी खोल दी है, तो ये बहुत भारी भी पड़ सकता है। और अक्षय कुमार जो आप कह रहे हैं कि हेरा फेरी 3 जो है, मुझे लगता है थोड़ा सा ये गले की हड्डी वाला मामला है, क्योंकि हेरा फेरी 3 का एक फैक्टर मैं हमेशा इसमें जो है कार्तिक आर्यन से जोड़कर देखता हूं। अगर कार्तिक आर्यन की इस प्रोजेक्ट में एंट्री नहीं हुई होती, या मार्केट में ये बातें नहीं आती कि कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार की जगह ले सकते हैं, या ये नहीं होता कि भूल भुलैया 2 बनती, वो फिल्म कामयाब होती और लोग कहते कि अरे अक्षय से तुलना करने लगते, फिर 3 भी बनी और फिर वो भी बड़ी हिट हो गई। अब ये सारी, देखिए हर एक्टर की, हर व्यक्ति की एक साइकोलॉजी भी होती है। जब वो चीजें चल पड़ी और जब हेरा फेरी तक बात आ गई, उसमें भी वो एंट्री हो गई, तो फिर एक इतना बड़ा आदमी हूं यार, मतलब मेरे सामने ये दुनिया है क्या, और ये तो कल का लौंडा क्या है, मतलब मैं तो सब खरीद लूंगा, तो मैं तो 3 मैं खुद बनाऊंगा, मैं सारे राइट्स ले लूंगा, और मैं जैसा चाहेगा वैसा कर लेगा, और मैं दुनिया को बता दूंगा, और मैं ये वो बता दूंगा वाला मामला। लेकिन अंदर से पूरा मामला जो है वो पोलम पोल वाला है, अंदर कुछ नहीं है, सच्चाई यही है। तो इस मामले में जो है फंस गए हैं ये। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी सवाल तो वही है कि क्या ये सामने आकर जवाब देंगे। अब बात वकीलों के थ्रू चल रही है, तो वकील ही बात करते रहेंगे। अभी कितना मामला अदालत में जाएगा, नहीं जाएगा, और फिर भी जैसा कहा कि अभी भी सबको भी लगता है, मुझे भी लगता है 1% कहीं ना कहीं इस बात की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए कि शायद सारा कुछ पता नहीं कैसे सेटल हो जाए और फिल्म बनने लगे। तो फिर तो आप कुछ पूछे ही मत भाई, हमने सब सेटल कर लिया है। तो चांसेस जैसे भी है, मतलब, लेकिन इससे फिल्म इंडस्ट्री की हालत हमको समझ में आती है। आप सोचिए, जिन लोगों को ये लग रहा था कि नहीं सिनेमा बदल रहा है, कुछ बदलेगा, फिल्म इंडस्ट्री बदलेगी, बॉलीवुड में अच्छे राइटर्स आएंगे, अच्छे डायरेक्टर आएंगे, ये घटना बताती है कि वो सारा कुछ फेक है, झूठ है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, इनके कान जो है वो बंद है, इनको न कुछ दिखाई दे रहा है, न कुछ सुनाई दे रहा है, न ये सुनना चाहते हैं, न ये देखना चाहते हैं। तो जहां पे गड्ढे में गिरते हुए ये पहले दिखाई दे रहे थे, अभी भी उस स्थिति में, ये बिल्कुल समझना छोड़ देना चाहिए लोगों को कि ये सबक ले रहे होंगे। जो बॉलीवुड में फिल्में बनाते थे और जिनको लग रहा था कि अरे ऑस्कर क्या और फेस्टिवल क्या, वो आज बाहर जाके जो है मुंह ताक रहे हैं वहां पे कि अच्छा ये अवार्ड मिल जाए तो कुछ हमारा कल्याण हो जाए। कंपटीशन सेक्शन में वो फिल्म है जिसको हमने प्रोड्यूस किया है, उसके साथ में एक इंटरनेशनल डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जोड़ लिया है। अब वो वहां पर अपनी लाल टपका रहे हैं कि किसी तरह से कुछ आ जाए झोली में हमारी, तो थोड़ी इज्जत बढ़े यहाँ पे, थोड़ा हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि उनके पास बात करने और कहने को कुछ है ही नहीं। वो अभी भी अपने ही बबल में है और अभी भी उसी गर्त में गिरते जा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, हम लोग काफी समय से अपने प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमारा ये जो बातचीत है ये इंडस्ट्री में भी काफी देखी जाती है। बहुत सारे इंडस्ट्री के पीआर भी मिलते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री से जुड़े लोग मिलते हैं जो इस बातचीत को ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन बात वही है कि अभी भी इंडस्ट्री का हाल वही है कि बिना कहानी के फिल्म बना लो, प्रोजेक्ट बना लो, और आपस में लड़ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए के सौदे कर रहे हैं, लेकिन एक कहानी नहीं ला रहे। वहां पैसा नहीं खर्चा कर, तो तैयार हैं कि परेश रावल को 15 करोड़ में साइन कर लो, 11 लाख में कन्विंस कर लो, पिक्चर के बनने के 1.25 महीने बाद पेमेंट कर दो, पर ये अक्ल नहीं है कि एक कहानी हम अच्छी ले आए जिससे कहानी से हम लोगों को सबको बांध दें। न जाने क्या दुश्मनी है कहानी से, मतलब मैं तो ये शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा कि न जाने क्या दुश्मनी है कहानी से। दरअसल खुद की अकल से दुश्मनी है, कहानी से दुश्मनी नहीं है, खुद की अकल से ही दुश्मनी है कि यार कैसे हम उसका इस्तेमाल कर, क्योंकि जो पाया वो किस्मत के भरोसे पाया है ना, खुद ही मानते हैं जी। आप पूछ लीजिए, अंदर अंदर वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको भी पता है कि हमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग जो हैं इस सर्किल से बाहर हैं। एक सेकंड अगर उनको मौका मिल जाए यहाँ पर तो आपको बिल्कुल बाहर कर देंगे। तो आपको भी पता है कि आप अपने टैलेंट की वजह से यहां पर नहीं है, बहुत सारे दूसरे समीकरण है उनकी वजह से वहां पे है।
यस। और वहां आने के बाद भी मतलब अब अकल होती तो बात अलग थी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अकल से ही दुश्मनी है। उनको लग रहा है जैसा आज तक चलता आया वो वैसे ही चलेगा और उसे वैसे ही चलना चाहिए। कल को कहीं वो बदल गया तो भी नुकसान है, पतन क्योंकि हमारे साथ हमारे पतन भाई जो बंधु है, भी तो हैं, उनका भी ऐसे ही चलना है। पतन जो है ना वो ऐसे ही आता है, धीरे धीरे आता है। पतन एक दिन में नहीं आता है। वो बिल्कुल। आपकी रिपीटेड गलतियों, अपनी गलतियों को न समझने, न जानने और इस बात का बिल्कुल एहसास न करने कि हम कौन सी गलती करते चले जा रहे हैं बार बार, वो इसी तरीके से आता है। इनका पतन अब धीरे धीरे, धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा है और अब इनके सामने खड़ा है। धीरे धीरे अब मुझे तो तेज लग रहा है उज्जवल जी। नहीं, धीरे धीरे से कह रहा हूं कि गलतियां आज जी। से नहीं कर रहे हैं, ये गलतियां कब हाँ से चल रही हैं। वो तब से बिल्कुल। चल रही हैं और वो चले जा रही हैं और वो इतनी बार हो गई हैं कि अब हमारे और आपके जैसे लोग तो कह के भी थक चुके हैं कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन सामने वाले को अपनी अंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और अब चीजें सामने आकर हो गई हैं खड़ी, और इस हद तक खड़ी हो गई हैं कि अब इन्हीं के बिरादरी के लोग, मतलब अब यहाँ पे कोई जो मुकदमेबाजी हो रही है वो किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से नहीं, बिल्कुल दो एक्टर्स आपस में खड़े हैं। अक्षय कुमार अगर खुद को एक्टर कहना चाहते हैं, जो 3 महीने में कोई पिक्चर पूरी कर देते हैं नकली मूछ लगा के, जैसे पृथ्वीराज की थी, तो वो जब प्रोड्यूसर बने हैं तो उन पर मुकदमेबाजी की जो नौबत आई है वो एक्टर के जरिए आई है, क्योंकि इन्होंने अपने खेल में राइटर को तो बाहर ही कर दिया है। बेचारा राइटर तो मुकदमा करे कहां से, राइटर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडस्ट्री में। ये खुद ही प्रोड्यूसर बन गए। अरे अगर भगवान ने इनको थोड़ी सी अकल दे दी होती ना, कहानी वानी लिखने टाइप की, तब तो समझिए पता नहीं क्या होता, ये भगवान समझने लगते खुद को। वहीं पर बिल्कुल। इनकी सुई अटकती है, ये वहीं हाँ, फंसते हैं। वरना तो इनके पास सब कुछ है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है, ये कभी कर ही नहीं सकते हैं। कर नहीं सकते बस। ठीक है इनकी पत्नी राइटर है, वो अलग मामला है, लेकिन हाँ, ठीक है अब वो घरेलू मामला, उसमें अब वो कैसे वो स्क्रिप्ट का सिलेक्शन होता है, कौन लिखता है कौन पढ़ता है, या जो भी सर अपने डिस्कशन घर होता में होगा। तो सभी राइटर और सभी शेफ होते हैं सर। बिल्कुल। तो वो भगवान ने इनको एक चीज नहीं दी, इंडस्ट्री में तमाम ऐसे लोग हैं अक्षय और अक्षय जैसे, ये वरना सचमुच खुद को भगवान समझने लगते। और मूल चीज जो है राइटिंग, जिसके बारे में आपने कहा, सच बात है कि आप 1 करोड़ रुपए देकर, क्योंकि आपका बजट तो इतना बड़ा है ना, राइटर डिजर्व करता है एक कहानी के लिए, कहानी लिखना कोई इतना आसान नहीं है, तो वो डिजर्व करता, मतलब 1 करोड़ में एकदम इनिशियल अमाउंट बता रहा हूं, वो बहुत ज्यादा भी डिजर्व करता है। तो आप क्या उसके लिए एक बजट निकाल, एक अच्छी कहानी हो तो चलो हम मिनिमम इतना अमाउंट तो देते हैं, बाकी राइटिंग वाला हिस्सा छोड़िए कि उसकी स्क्रिप्ट होगी, डायलॉग होंगे या जो भी होगा, इतने में तो शायद सुन के इनको पसीना छूटने लगे कि अरे एक आदमी बोल रहा है कि एक कहानी का 1 करोड़ रुपए दिया जाना चाहिए। कहो ये पसीने से नहा जाए ये बात सुन के कि बोले ये कहां से ये आवाज आ गई बोले। भाई जब तो गुटखा ये बेचने के करोड़ों मिल सकते हैं तो कहानी के हाँ, करोड़ों क्यों ना सही, क्योंकि असल में अरे कहानी पे ही खड़ी होती है सर। तो इतनी भाई इनको तो ये ना कि देखिए, या तो एक तो जरूरत नहीं हम अपनी बेसिर पैर की हरकतें या जो उल्टा सीधा जो कुछ भी ड्रामा बना लेते हैं, या जो है ना इधर का जोड़ा उधर का लिया तो वो जोड़ जाड़ के बना लेंगे। दूसरा रास्ता हमारे पास है कि हम किसी रीमेक बना लेंगे किसी फिल्म का, चुपचाप से किसी को बताएंगे नहीं, किसी फिल्म के राइट्स खरीद लेंगे और फिर उसका हम रीमेक बना देंगे। तो ये दो ही रास्ते हैं अगर इस तरह की फिल्म बनानी, कोई कॉमेडी। पर मुझे आश्चर्य होता है कि इनके पास इतनी भी अकल नहीं है कि किसी फिल्म के राइट्स खरीदें और उसको अच्छे से बना लें। ऐसा नहीं, बहुत फिल्में होंगी जी। जिनको देखकर आपको लगेगा कि हाँ यार इस फिल्म का एडेप्टेशन बहुत अच्छा होगा। मैं एक फिल्म का नाम भूल रहा हूं, मैंने अभी पिछले दिनों वो फिल्म देखी थी। उस फिल्म को देखने के बाद मुझे लगा कि अगर इसी कहानी को प्रॉपरली हिंदी में अडेप्ट किया जाता तो मुन्ना भाई 3 बनती अच्छा। एकदम, मतलब वो ऐप्ट था बिल्कुल वो सब्जेक्ट उसके लिए। और ऐसा नहीं कि इन्होंने देखी नहीं होगी, किसी की नजर से नहीं गुजरी होगी, पर हाँ, अकल चाहिए ना। बात वही है कि अपनी ही अकल से दुश्मनी है। दुनिया की अकल से दुश्मनी हो तो भी समझ में आए कि यार तो दूसरे की अकल है, अपनी ही अकल से दुश्मनी। उसको पता नहीं कितने 7 तालों में बंद करके ये
कौन सी डिबिया में छुपा के रखे हुए हैं, या उसको समुंदर में ही फेंक दिया है कि साले चाहिए ही नहीं है बोले ये तो। मुझे लगता है कि लेकिन हाँ अभी तक तो इन्होंने ये चीज सुननी माननी भी शुरू नहीं की है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहले तो हमें ये लगता है कि हमने गलती की, तो ये तो अभी वहां खड़े हैं जहां इन्हें लगता है कि किरण गलती की। अच्छा, नहीं नहीं, गलती भगवान है। पहली बार लग जाए कि हमने गलती की, तो फिर अगला प्रश्न आता है कि अच्छा हमने क्या गलती की, अच्छा ये गलती की, फिर आता है अच्छा इस गलती को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये करना पड़ेगा, अच्छा इस गलती को दूर करने के लिए ये करना पड़ेगा, तो इसको कैसे करते हैं। फिर आप वहां जाते हैं कि अच्छा इस गलती को दूर करने के लिए ये करना पड़ेगा और इसको ऐसे करते हैं, तो चलो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये इतने सारे स्टेप्स होते हैं। तो ये तो अभी वहीं खड़े हैं कि गलती मानने को ही नहीं तैयार है। पहले तो गलती मानेंगे, फिर समझेंगे गलती क्या हुई है, दूर कैसे होती है, दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए कैसे शुरुआत होती है। तो ये तो अभी बहुत सारे स्टेप्स दूर हैं और ये सामने आकर मुसीबत खड़ी हो चुकी है। अब यहाँ पर बात यह है कि क्या वाकई ये इस हद तक मतलब पैदल हैं कि इनको पता ही नहीं है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा ये कि अभी भी लगता है कि कहीं ऊपर से कुछ जादू मंत्र होगा और कुछ बस आसमान फट पड़ेगा और कुछ ऐसा हो जाएगा कि बस हो गया फिर से स्टार्ट, कुछ जादू सा हो जाएगा। दरअसल आपने जो बहुत पिन पॉइंटेड सवाल किया है कि मतलब गलती माने, पर ये माने तो कैसे, क्योंकि ये अकेले नहीं है ना, इनके हाँ आसपास चमचों का बहुत मजबूत घेरा है जो हाँ हाँ इनको सोचने का ही मौका नहीं देता है। वो चमचे, वो पीआर, वो मार्केटिंग वाले जो इनको बेवकूफ बनाते रहते हैं, जो दो का चार कैसे कर लेना है बिना दिमाग लगाए, हाँ कैसे हाँ हम प्रोजेक्ट अनाउंस कर देंगे तो कहां हाँ कहां से कौन कौन अपना सूटकेस लेके आएगा, फिर उस सूटकेस को हम कैसे खाली करवाएंगे और कैसे फिर हाँ उसको चंडी बनियान में वापस भेजेंगे चप्पल के साथ में। तो वो दिमाग तो जो है इनके हाँ आसपास जो लगे वो वही पिक्चर दिखाते रहते हैं कि हाँ आप तो छोड़ो ये सब तो बेकार की, ये तो हो ही जाएगा, आपकी किस्मत बहुत जोरदार है, आप तो बन ही जाएंगे, आपके भाग्य से फिर से छीका टूटने वाला है, आप तो ये सोचो कि किसको वापस भेजना है चड्डी बनियान और चप्पल पहना के। तो पूरा गणित जो आजू बाजू वाले हैं वो सेट करके रखते हैं। लेकिन मुझे फिर लग रहा है कि इस मामले में ये बुरे फंस गए हैं, परेश के साथ ये जो पंगा है ये जो है। और एक चीज और है, मुझे लगता है इस मामले का जो सबसे साइलेंट व्यक्ति अभी तक नहीं बोल रहा है, जो फिरोज नाडियाड वाला, जिनका हाँ नाम आया कि उन्होंने नोटिस भेजा, उन्हें जी सामने आके जो है सारी चीजें साफ कर देना चाहिए कि हम्म भाई अगर ये हेरा फेरी 3 बनाने की बात कर रहे हैं तो हम्म किस आधार पे कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो मेरी है, राइट्स मेरे पास हैं, ना आप उनके कैरेक्टर्स को बना सकते हैं, ना आप हाँ उनके नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना फिल्म का टाइटल यूज कर सकते हैं, ना पिछला कुछ उस कहानी से कनेक्शन दिखा सकते हैं। तो फिर काहे की हेरा फेरी और फिर काहे हम्म का गोलमाल, फिर क्या है वो। तो हाँ एकदम तस्वीर साफ होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है इस मामले में ना कार्तिक आर्यन को बहुत मजा आ रहा होगा इस समय। हाँ कि देखो अब कैसे ये सब अब देख, पगला रहे हैं बैठकर। और हाँ, और वो तो बड़ी आपने बहुत सही कहा कि कार्तिक आर्यन वाला एंगल भी है। देखिए क्या होता है, बिल्कुल है वो, अब अक्षय कुमार का करियर ढलान पर है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अब यही वजह है कि उनको लगा कि मैंने, अब कहते हैं ना आदमी एक अपनी पुरानी जमा की हुई कौड़ी को रखता है बुरे समय के लिए बचाकर। उनको लगा होगा कि सही। ये पुराने समय की जमा की हुई कौड़ी है जो काम आएगी हेरा फेरी का पार्ट 3 बनाना। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ऐसा करने के लिए थोड़ी और तैयारी भी करनी होती है। सिर्फ यही नहीं कि हमारी परेश रावल से दोस्ती और हमारी सुनील शेट्टी से दोस्ती और हम प्रियदर्शन हमारी बात मानेंगे तो हम सारा काम करवा लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बहुत कहानी भी तैयार रखनी थी। इतना वक्त था भाई, पिछले कई समय से अक्षय कुमार को इस बात का एहसास हो चला है कि अब उनका करियर ढलान पर है। कम से कम इतने साल लगा के 4-5 साल से इसकी कहानी तैयार करवा लेते कि यार मैं एक ऐसी कहानी तैयार करवा लूंगा कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा साबित होगी। तो देखिए अभी भी कहानी तैयार नहीं थी भाई। परेश रावल जैसा व्यक्ति कहता है ना कि क्रिएटिव डिफरेंस नहीं थे, क्रिएटिव डिफरेंस हो कहां से, क्रिएटिव डिफरेंस होने के कहाँ से? लिए सही कहानी में क्रिएटिव डिफरेंस भी नहीं है। वो बेचारे सही बोल रहे हैं, मतलब परेश रावल की क्रिएटिव डिफरेंस, बिल्कुल क्रिएटिव तो हो जाओ फिर डिफरेंस भी कर लूंगा मैं। तुम क्रिएटिव ही नहीं हो रहे तो डिफरेंस कहां से करूं। तो तुम्हारा डिफरेंस ही डिफरेंस हो रहा है, और डिफरेंस तो पैसे का तो पता बाजी वाह क्या ही हिसाब किताब है। तो हमारे देश के दर्शकों और विदेश में बैठे दर्शकों, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई पैसा नहीं है।
जब 3.5 दशक पुराना एक बड़ा स्टार अपनी पुरानी हिट फिल्म का सीक्वल तैयार करता है, तो उस फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण एक्टर को उसकी 1% से भी कम फीस देकर काम कराना चाहता है और उसकी बाकी की फीस फिल्म की रिलीज के 1 महीने बाद देना चाहता है। अब आप सोच लीजिए कि जो आते हैं नए नवेले यहाँ पर फिल्मी हीरो बनने, उनको क्या पापड़ बेलने पड़ते होंगे। यानी जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है वो तक 1% से भी कम फीस पर काम कर रहा है। तो ये जो कहते हैं बड़ी बड़ी बातें, 100 करोड़ का बिजनेस और 200 करोड़ का बिजनेस, हमने इतना टैक्स भरा और हमारे पास ये गाड़ी और वो गाड़ी और वो बंगला है, इनकी हालत कितनी पतली है, ये कितने खोखले लोग हैं, ये कितने खाली हैं और इनके अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है। ये वो तस्वीर आपको इस इंडस्ट्री की इस खबर से दिख रही है। ये सारी बातें आपको आकर कोई बताएगा नहीं, लेकिन अगर आप इस खबर को सही तरीके से समझें तो आपको समझ में आएगा बॉलीवुड एक खोखला खाली डब्बा है और जो बड़े बड़े नाम आपको यहाँ दिखते हैं वो अंदर से पूरी तरह से खाली हैं। उनके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। वो इतने साल खिंच गए लक के भरोसे, किस्मत के भरोसे, कभी कहीं कुछ मिल गया, कभी कहीं कुछ मिल गया। आज भी उनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर होता तो वो 25 करोड़ का नोटिस ना भेजकर वो कहानी आपके सामने रखते कि जी मेरी तो ये कहानी है, 25 नहीं 2500 करोड़ कमाएगी। लेकिन आप ये देख लीजिए, खोखलापन पूरी तरीके से उजागर हो चुका है बॉलीवुड का। आपने एक बात बहुत अच्छी कही इसमें दर्शकों से कि इन लोगों के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। दुनिया इनको देखती है कि ये यार कुछ देंगे, अच्छा देंगे, एंटरटेनमेंट देंगे, हर शुक्रवार को इंतजार किया जाता है। लेकिन पूरा एक लाइन में अंडरलाइन हो गया कि आपको यानी दर्शकों को देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। इसमें एक चीज और निकल के आई, बहुत मजेदार सी है। अब अगर कोई भी किसी तरह का विवाद होता है किसी फिल्म को लेके और कोई भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर ये कहता है कि हमारे क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं या नहीं है, जो बात आती, तो इसका मतलब है कि वहां पर स्क्रिप्ट तो है ही नहीं, क्रिएटिविटी की बात ही नहीं हो रही। मतलब चाहे वो कहे कि है या चाहे कि नहीं है, इसका मतलब है कि वहां स्क्रिप्ट का मामला नहीं। दूसरा एक आपने कहा दोस्ती, कि अक्षय कुमार और ये सब दोस्ती यारी में, सच तो यह है कि दोस्ती है ही नहीं। अगर दोस्ती निभा रहे होते तो अक्षय कुमार को भी निभानी चाहिए थी ना भाई। परेश तो कुछ दिनों पहले बोल ही चुके थे कि भाई वो मेरे दोस्त नहीं है, कलीग है, हम लोग साथ में काम करते हैं। लेकिन चलो भाई, कई बार होता है कि भाई मुझे आपके लिए नहीं लगता लेकिन आपको तो लगता है। अक्षय कुमार जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे थे और उन्होंने जब ये फिल्म ऑफर की, वो सारे गणित वो भी समझते हैं, तो वही दोस्ती निभा लेते। आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि 1% से कम में काम कर दें, पूरी फिल्म में कर दें और 1 महीने बाद रिलीज के पैसा देंगे, तो आप चाहते हैं कि भाई वो दोस्ती निभा दें, आप नहीं निभाएंगे। आप उनको शेयर ऑफर करते, आप कोई और चीज करते, आप बैठ के ट्रांसपेरेंसी बरतते। लेकिन वो सारी चीजें तब होती जबकि कहानी होती, जबकि स्क्रिप्ट होती। और सोचिए कि इस मामले में एक डायरेक्टर भी शामिल है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। इसका मतलब यह है कि एक्टर तो छोड़िए, वो जो डायरेक्टर है उसके लिए भी कहानी और स्क्रिप्ट का कोई मतलब ही नहीं है। वो भी प्रोजेक्ट ही देख रहा है, वो भी देख रहा है कि अच्छा ये 3 आ गए मेरे पास में, तो मेरी भी कैरियर की गाड़ी जो अगले 2 साल 3 साल चल जाएगी। जबकि इतना सीनियर डायरेक्टर है, उसको तो पहले बात करना चाहिए कि भैया पहले कहानी कर लेते हैं, पहले स्क्रिप्ट कर लेते हैं, चाहे वो खुद लिखें या किसी से लिखवाएं। मतलब कुछ नहीं, मतलब अंधा कुआं है, ठेले जाओ भाई साहब बस। तो ये सभी पूरा मामला ही ऐसा है, तो आप इसमें डायरेक्टर को भी अलग नहीं रख सकते। तो आप सोचिए कि बॉलीवुड के जितने जो पुराने चावल हैं, कितना करप्शन है अंदर। सोचिए, सब कुछ करप्शन पर ही टिका हुआ है और वो भुरभुरा के जो है लगातार खोखला होता चला। इतने सालों तक इन्होंने जो बेवकूफ बनाया ना पब्लिक को, अंदर अंदर, मतलब ठीक है पैसा आपने बनाया, वो सारी चीजें, उसके बाद आपने अपने बंगले खड़े कर लिए, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, पता नहीं कौन कौन से फ्लैट जिनको आजकल इनको बेचना भी पड़ रहा है फिल्मों की रिलीज से पहले या बाद में। तो आपने कर लिया, लेकिन आप ऐसे मुकाम पे आ गए हैं कि अब मार्केट तो इतना बड़ा हो गया है। ऐसा मार्केट 20 साल पहले तो नहीं था, जब आपने शुरू किया था 30 साल पहले तो नहीं था, तब तो आप लाखों में गिन रहे थे। लेकिन आपने उस खोखलेपन को ही अपनी नींव बनाया है, उसी गुब्बारे में हवा भरते रहे, मजबूत कुछ नहीं किया। और आज जबकि पूरी दुनिया इतने बड़े मार्केट में बदल चुकी है,
हाँ हिंदी हाँ सिनेमा का इतना बड़ा मार्केट बदल चुका है, टेक्नोलॉजी ने पॉकेट में पहुंचा दिया है फिल्मों को। और जब लोग कह रहे हैं कि हाँ अब लाओ हमारे को, क्या है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुम खोखले हो और क्योंकि तुम खाली। मतलब गजब की तस्वीर पलटी है। जब मौका है तभी आपकी बंदूक खाली है। जी। मुझे लगता है कि बॉलीवुड की एक बार फिर से हमने अच्छी खासी कलई खोलकर दर्शकों के सामने रखी है। बाकायदा हमने समझाया है कि आप इस खबर को कैसे देखें, ये जो बात सामने आई इसको देखने का क्या नजरिया हो सकता है। हमने खोखले बॉलीवुड की पोल खोली है और मुझे लगता है कि मेरी और रवि जी की बातचीत जो है वो बॉलीवुड को एक बहुत ही अच्छी तरह से समझ कर लेनी चाहिए ताकि वो इसमें सुधार कर सकें। हम अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बातचीत को शेयर करें, साझा करें और अब बॉलीवुड से जुड़े लोग जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि इस बातचीत में हमने जो उनको बातें बताई हैं, जो हमने उनकी कमियां उन्हें गिनाई हैं, वो उनको स्वीकार करें, क्योंकि स्वीकार करना ही सुधार की दिशा में पहला कदम होता है। यहाँ स्वीकार करने का मतलब कोई नाक नीची होना नहीं है। अक्षय कुमार हो या कोई भी बड़े नाम हो, वो सब अपनी जिंदगी में सीख कर ही आगे बढ़े हैं और हर कोई सीख कर ही आगे बढ़ता है। बिना सीखे तो आगे आप बढ़ नहीं सकते। अगर आपको बढ़ना है तो सीखना जरूरी है। रवि जी, और कोई खास बात आप मेंशन करना चाहेंगे इस एपिसोड में? आपने कहा स्वीकार करें, मुझे लगता है स्वीकार करें के साथ खुलकर बोले भी। जी बोलना जी। बहुत जरूरी है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक ये मठाधीश बने बैठे रहेंगे और ये इसी हाँ तरह से इस इंडस्ट्री को बर्बाद करते रहेंगे। ये बिल्कुल। इंडस्ट्री किसी 4-6 लोगों की बपौती नहीं है। हाँ हाँ। इनके बाप दादाओं ने नहीं बनाया है। लाखों लोगों ने अपने खून और पसीने से इसको सींचा है। लाखों जी लोगों ने अपना टैलेंट दिया है, तब ये आज आपको दिख रही है। जिसके ऊपर कुछ लोग आज कब्जा जमा कर बैठ गए हैं और उनको लग रहा है कि बस सब कुछ हमारा है, जैसा हम चाहेंगे वैसी चलेगा। तो आप जिस भी जगह पर हो, छोटी जगह पर हो, बड़ी जगह पर हो, मध्यम जगह पर, आप बोलें। वरना होता है यार बोल कौन रहा है, ये लोग बोलते हैं आके, बाकी तो सब बढ़िया ही चल रहा है। बढ़िया नहीं चल रहा है, ये आपको बोलना पड़ेगा। जी। इस मामले में अनुराग कश्यप की तारीफ करूंगा। उस आदमी ने बोला और लात मार के चला गया आपको कि भाई नहीं रहना हाँ तुम्हारे साथ में, हाँ हाँ हाँ। जिस भी जगह। तो भाई जब ऐसे लोग बोलेंगे तब आवाज आएगी, तो लोगों को पता अभी क्या लगता है, अच्छा एक आदमी तो गया बाकी तो क्या है, अरे ये 2 लोग बोल देते हैं उसके बाद क्या है। बोलना पड़ेगा, तभी आपकी भी स्थिति बदलेगी और तभी इस इंडस्ट्री की भी स्थिति बदलेगी। और हम तो बोलते रहेंगे जब तक बिल्कुल। तो बहुत बहुत मौका जब शुक्रिया जब रवि जी आपका भी और दर्शकों शुक्रिया का भाई। भी। उम्मीद कर रहे हैं कि इस वीडियो को आप जी शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि ये सारी बातें कहने की हिम्मत कोई करता नहीं है। ज्यादातर लोगों को अपना पीआर संभालना होता है, लेकिन हम तो अपने प्यार से सबको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो गलतियां हो रही हैं उनको सुधारने में ही भलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका भी और दर्शकों का भी। थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया उज्ज्वल जी। गुड नाइट।